तो अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, इसका मीनिंग ये है कि आप ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बैठे हो और आपको डिज़ाइन सब्जेक्ट के बारे में और जानना है। तो बेसिकली जभी भी आप डिज़ाइन सब्जेक्ट चालू करते हो तभी सारे बिगिनर्स के कुछ कॉमन क्वेरीज़ रहते हैं, जैसे कि डिज़ाइन सब्जेक्ट में क्या-क्या एक्सपेक्टेड रहता है, या फिर डिज़ाइन सब्जेक्ट में मैं ड्राइंग तो कर लेती हूँ पर मुझे कलरिंग में बहुत तकलीफ़ होती है, या फिर डिज़ाइन सब्जेक्ट में ड्राइंग क्या करना है वही मुझे समझता नहीं, या फिर एलिमेंट्स कैसे ड्रॉ करना है वो समझता नहीं। डिज़ाइन सब्जेक्ट को कलर करने का एकदम प्रॉपर मीडियम क्या है, या फिर डिज़ाइन सब्जेक्ट के पेपर में सारा टाइम मैनेज कैसे किया जाए। ये सारे छोटे-छोटे क्वेरीज़ रहते हैं जो हमारे जैसे हर बिगिनर्स के मन में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके ये सारे क्वेरीज़ एक-एक करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और मुझे लगता है अभी हमें वीडियो की तरफ बढ़ना चाहिए। तो डिज़ाइन सब्जेक्ट, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी डिज़ाइन सब्जेक्ट में क्या-क्या आपको नेसेसिटीज़ रहती है, डिज़ाइन सब्जेक्ट किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए, और डिज़ाइन सब्जेक्ट आगे जाके कौन से प्रोफेशन में यूज़ होगा, इसके बारे में इस वीडियो में आपको आज बताऊंगी। तो मेरा नाम है अनया मोरे, मैं 2 साल से इस फील्ड में ट्रेनिंग ले रही हूँ और बहुत सारे सीईटीज़ की मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं 12th दे रही थी और ग्रेड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही थी। दोनों ग्रेड एग्ज़ाम्स में मुझे ए ग्रेड मिला है। आज मैं आपको कुछ मेरी ड्राइंग्स दिखाऊँगी जो मैंने प्रैक्टिसेस के दौरान की थी। बट मैं आपको ये कुछ दावा नहीं कर रही कि ये बहुत सुंदर आर्ट वर्क्स है या फिर बहुत अच्छे हैं। तो जो मैंने ये आर्ट वर्क से सीखा है और जो मैंने इस आर्ट वर्क से समझा है, वो मैं आपको सिखाने की और समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरे जो सर है, जो इस चैनल के फाउंडर है, वो आपकी तरफ से मुझे कुछ सवाल पूछेंगे और उस सवालों के द्वारा मैं आपको डिज़ाइन सब्जेक्ट सिखाने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता है हमें पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहिए। क्या बोलते हो सर? यस। तो मुझे लगता है अभी हमें वीडियो की तरफ बढ़ना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। अनया, डिजाइन एज अ सब्जेक्ट क्या होता है? ये इनको सबको बताते हैं। तो बेसिकली डिज़ाइन सब्जेक्ट को मैं पहले तो 2 भागों में बाँटना चाहूँगी। पहला है डेकोरेटिव डिज़ाइन, दूसरा है ग्राफ़िकल डिज़ाइन। अभी ये जो डेकोरेटिव डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन में मोस्टली इंट्रिकेट वर्किंग होता है। जैसे कि इंडियन लहंगा या फिर इंडियन क्लोथ्स पे जैसे डिज़ाइन रहता है, उस तरह से। ये जो डिज़ाइन है डेकोरेटिव डिज़ाइन, वही एक्सपेक्ट किया जाता है ग्रेड एग्ज़ाम में। अभी हम आएँगे ग्राफ़िकल डिज़ाइन पर। अभी जो ग्राफ़िकल डिज़ाइन है वो मोस्टली बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म रहता है, मतलब कोई भी रियलिस्टिक इसका एकदम सिंपलिस्टिक फॉर्म को ग्राफिक बोलते हैं। ये डिज़ाइंस मोस्टली कमर्शियल इसमें यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे कि आप ट्विटर का लोगो ही देख लीजिए, एकदम सिंपल सा डॉव है, तो इसको ही ग्राफिकल डिज़ाइन कहते हैं। तो मुझे लगता है इन्हें अभी डिज़ाइन जो है 2 तरह के वो समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अनया, ये तो ठीक है। ये बताते हैं कि डेकोरेटिव डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या होता है, जैसे कि ये कहाँ पर यूज होता है, या फिर इसके प्रोफेशनली फायदे हमें या इन सबको कहाँ पे हो सकते हैं। हाँ सर, ज़रूर। तो ये डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है वो हमारी डे टू डे लाइफ़ का हिस्सा होता है। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ़ में हमारे साथ हमेशा डिज़ाइन हम देखते हैं और समझते भी हैं। जैसे कि ये एम्ब्रॉयडरी है, तो अपनी मम्मी के कभी कपड़ों पर आपने या फिर कुर्ते पर कभी एम्ब्रॉयडरी देखा ही होगा। या फिर हमारे पास वो ये ऐसे टिपिकल एक पाउच आता है, उसमें भी एम्ब्रॉयडरी इस तरह की होती ही है। इवन जम्मू कश्मीर में भी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी रहती है जिसका मेरे पास बैग भी है। तो उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी भी एक टाइप ऑफ डेकोरेटिव डिज़ाइन रहता है। ऊपर से फिर आता है हमारा ज्वेलरी, तो मम्मी का आपने कभी बैंगल देखा होगा या फिर मम्मी का कड़ा देखा होगा, तो उस पर कितने सुंदर तरीके से फ्लावर्स रहते हैं या फिर कोई आकार रहते हैं। और फिर हम कभी-कभी बड़े-बड़े सेट्स देखते हैं, या फिर घूमर जैसा, या फिर बड़े-बड़े मूवीज़ रहते हैं, कोई पीरियोडिकल्स लाइक जूने टाइप के मूवीज़ रहते हैं, तो उसमें कैसा वो लोग गहने डालते हैं बड़े-बड़े, या फिर गोल्ड के ज्वेलरी डालते हैं, फिर इयररिंग्स होते हैं उनके, ये सब आता है डेकोरेटिव में। और फिर हमारे मंदिर जो रहते हैं,
तो मंदिर पे भी आप देखोगे तो बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइन्स रहते हैं। जैसे कि भगवान का कुछ होगा या फिर कुछ स्टोरीज़ बताए जा गए होंगे मंदिर के वॉल पे या फिर कुछ और होगा। तो इसी तरह से जो मस्जिद रहता है, उसपे भी उसी तरह से बहुत सुंदर डिज़ाइन रहता है। मस्जिद के जो अंदर आने वाले आर्क रहते हैं, वो भी बहुत सुंदर रहते हैं। उनके मंदिर के वॉल्स पे लिखा रहता है, वो बहुत सुंदर रहता है। इवन जो हमारे दरगाह है, तो दरगाह में भी उसी तरह से टाइल्स लगे रहते हैं। उनके नीचे वाले टाइल्स देखो, उनका ऊपर का झूमर वगैरह देखो, वो एक सुंदर रहता है। इवन चर्च में अगर आप देखोगे, तो इवन चर्च में बहुत सुंदर तरीके से ग्लास के जो मोज़ाक टाइप बनाते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। अगर आप कभी गोवा वगैरह में गए हो, तो वहाँ पे चर्च भी आप देख सकते हो, कितने सुंदर तरीके से उनका इंटीरियर अंदर का किया गया है। तो वो भी सारी चीज़ें डेकोरेटिव डिज़ाइन में आती है। तो आगे हम हमारे घर पे कभी सोने चांदी के वगैरह बर्तन रहते हैं या फिर इवन कॉपर के बर्तन रहते हैं, तो उसपे छोटे-छोटे डिज़ाइन्स किए जाते हैं कुछ इस तरह से। तो इवन वो डिज़ाइन्स बहुत इंट्रिकेट रहते हैं और मोस्टली वो डिज़ाइन्स अभी तो मशीन से किए जाते हैं, पर पहले के ज़माने में वो बहुत हाथ से किए जाते थे, वो बहुत एक्सपेंसिव रहता था इसीलिए। उसी तरह से चांदी के हमारे पास चांदी से कोटेड या फिर ऐसे फेक टाइप प्लेट रहते हैं, उसपे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन रहता है। और फिर मेहंदी आता है। अभी मेहंदी तो हमारे घर पे लगता ही है जब भी शादी होती है, अदरवाइज़ हम किसी ओकेज़न के टाइम भी मेहंदी लगाते ही है। तो आपको पता ही होगा कि कितने सुंदर तरीके से मेहंदी बनाते हैं, मतलब कितना इंट्रिकेट होता है, कितना छोटा-छोटा काम होता है। मेहंदी में कभी शादी के दौरान ग्रूम का नाम भी लिखते हैं ब्राइड के नाम हाथ पर, तो वो एक सुंदर चीज़ रहती है कि पूरी तरह से वो किस तरह से वो नाम को भी इन्वॉल्व करते हैं उसी डिज़ाइन में। और आगे मेहंदी के बाद हम मेहंदी जैसा ही एक परमानेंट टैटू निकालते हैं। अभी मेहंदी तो टेम्परेरी रहती है, एक टाइम के बाद निकल भी जाती है, बट टैटू जो है वो परमानेंट रहता है और वो बहुत इंट्रिकेट बनाते हैं या फिर बहुत सिंपल भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स टू पर्सन, बट टैटू भी एक डेकोरेटिव फॉर्म में ही आता है। इवन हम कुछ पैकेजिंग रहती है, तो हम कुछ लेते हैं, कुछ सामान-वामान, अगर हम दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स लेंगे, फायर क्रैकर्स, तो उनके बॉक्स आप देखोगे कि कितने सुंदर रहते हैं। या फिर हम मिठाई का कभी बॉक्स लेंगे, तो मिठाई के बॉक्स पे भी उस हलवाई के नाम के साथ कितना सुंदर बाजू में डिज़ाइन रहता है। या फिर हमें शादी के कार्ड्स आते हैं, उसपे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन रहता है। इवन टेक्सटाइल में हमने कभी अपने मम्मी की कुर्ती देखी होगी, किसी मूवी या फिर किसी टेलीविज़न शो पे किसी एक्ट्रेस की साड़ी या फिर ड्रेस देखा होगा। वो लोग कितने सुंदर सुंदर तरीके के ड्रेस या फिर ये पहनते हैं। वो सारी चीज़ें भी डेकोरेटिव फॉर्म में ही आती है, यानी कि टेक्सटाइल में आती है वो। और मुझे लगता है आपको अपने हमारी डेली लाइफ में किस तरह से डिज़ाइन का या फिर डेकोरेटिव डिज़ाइन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो समझ गया होगा। तो मुझे लगता है हम अभी आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्या लगता है सर आपको? अनया, इतना सब कुछ डेकोरेटिव डिजाइन्स के बारे में बताया, थोड़ी बहुत जानकारी ग्राफिक डिजाइन के बारे में भी दे दो, बेटर रहेगा। ठीक है सर। तो बेसिकली अभी मैं आपको बताऊँगी ग्राफ़िक डिज़ाइन के बारे में। अभी ग्राफ़िक डिज़ाइन होता क्या है? ग्राफ़िक डिज़ाइन जो सिंपलेस्ट फ़ॉर्म रहता है कोई भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का, उसको ग्राफ़िक कहते हैं। यानी कि आप ट्विटर का लोगो ही सोच लो कि कितना सिंपल है, वो बर्ड ही है बट एकदम सिंपल से दिखाया है। उसमें ना फ़ेदर्स है, ना बीक है, ना आँखें हैं, पर एकदम वो बर्ड जैसा लग भी रहा है। तो उसको ही ग्राफ़िक कहते हैं। जैसे आप ये सन का देख लो, अभी ये जो है वो डेकोरेटिव है, जो मैंने पहले अभी आपको बताया था, और ये जो है वो ग्राफिक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप्स यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ पे बीच में सर्कल है, यहाँ पे बाकी सारे रेक्टेंगल्स है और उन्हीं रेक्टेंगल्स को यूज़ करके अलग-अलग शेप बनाए हैं और यही क्या रहता है ग्राफिक, एकदम सिंपल रिप्रेजेंटेशन कोई भी ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ रेफ़रेंस से ये बर्ड्स किया था। पहले तो हम लोग जभी भी कुछ ड्रॉ करने का सोचते हैं, तभी हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं बर्ड, मतलब जिसका फ़ेदर हो, जिसके चोंच हो, जिसका आँखें हों, तो यही हम इसको बर्ड कहते हैं। पर अगर आप इसके पास देखो तो आपको ये भी बर्ड जैसा ही लगेगा, पर इसमें अलग तरह से डिज़ाइन किया है। पर इसको ना मैंने आँखें निकाली है, ना मैंने फ़ेदर्स निकाले हैं, पर तो भी ये बर्ड लग रहा है। वैसे ही है आप सिंपल और सिंपल फॉर्म ड्रॉ करके उसमें इस तरह से डिज़ाइन फिल कर सकते हो और इसको डेकोरेटिव बना सकते हो। तो बेसिकली आप पहले ग्राफ़िक से फिर डेकोरेटिव बना रहे हो। और ये मेरी एक सीनियर दीदी ने बनाया था जो हमारे क्लास में पढ़ती थी। इसलिए उन्होंने पहले ये पेंटिंग खुद से बनाई है आइंस्टाइन की।
फिर उसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई किया है यहाँ पे और फिर यहाँ पे एकदम ग्राफ़िक से बनाया है। तो ये जो लास्ट फ़ोटो बनाई है उन्होंने, ये ग्राफ़िक फ़ॉर्म में बनाई है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कितने एकदम रियलिस्टिक से ये एकदम सिम्प्लीफाइड पे आ गई है। मतलब सारे डिटेल्स हट गए और जो भी मेन आउटलाइन था या फिर जो भी उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है वही बचा है। अभी आगे जाके डिज़ाइन में हमारे ग्राफ़िक का कैसे फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अनया, अब तक की इतनी बेसिक जानकारी बहुत हो गई इन लोग के लिए। अब इन्हें ये बताते हैं कि ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में डिजाइन बनाने को, यानी किस तरह की डिजाइन बनाने को कहा जाता है। हाँ सर, ज़रूर। तो अभी मैं आपको कुछ डिज़ाइन्स दिखाऊँगी, कुछ सैंपल्स दिखाऊँगी, पर ऐसा ये मत समझना कि वो सैंपल्स पे जो डिज़ाइन्स बनाए या फिर जो एलिमेंट्स पे वो डिज़ाइन्स बने हैं, उसी तरह के डिज़ाइन्स आपको ग्रेड एग्ज़ाम में करने हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ सैंपल है जो मुझे ऑनलाइन या फिर एआई से मिला है। तो टॉपिक में या फिर एलिमेंट पे जब भी डिज़ाइन करने आए, तभी आपको लैम्पशेड आ सकता है। अभी जब भी आप लैम्पशेड करो, तभी लैम्पशेड में एक लाइट रहता है ऑब्वियसली, तो वो लाइट जलता है, तो उसका सोचकर भी आप डिज़ाइन कर सकते हो लैम्पशेड पे। इवन अभी मैंने यही टाइप का लैम्पशेड यहाँ पे दिखा है, पर और भी तरह के लैम्पशेड रहते हैं जिसका अलग-अलग शेप रहता है, तो वो भी लैम्पशेड्स आप इस तरह से बना सकते हो कुछ। या फिर आगे बढ़ते हैं तो पर्स होता है, तो पर्स हम शादी को ले जाते हैं, तो वो क्लच पर्स एक रहता है, तो उस तरह से पर्स पर भी डिज़ाइन आ सकता है या फिर नॉर्मल हमारा जो हैंड पर्स रहता है, उस पर डिज़ाइन आ सकता है। अभी शर्ट रहता है, तो शर्ट पे भी हमारे बहुत सारे डिज़ाइन्स आ सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे जाके भी मेरी एक डिज़ाइन दिखाऊँगी शर्ट पर की हुई। तो उस तरह से शर्ट पे कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइन भी आ सकता है, जैसे कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड शर्ट हो, तो इंडियन कल्चर से रिलेटेड डिज़ाइन आएगा या फिर अगर वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड आपको शर्ट बनाना है, तो उस तरह से कुछ डिज़ाइन आएगा। अभी क्रॉकरी भी रहता है, अभी हमारे घर पे हम काँच के प्लेट में खाते हैं, तो उस पर आप देख सकते हो कि कितने सुंदर से डिज़ाइन बनाए रहते हैं। तो वही डिज़ाइन आपको अपने ग्रेड एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि वो बोल देंगे कुछ प्लेट पे डिज़ाइन करो कि आप फ्लावर्स निकालो कि या फिर कुछ भी और फिर वास पे डिज़ाइन निकालना आ सकता है। अभी वास भी मैंने यहाँ पे इस तरह का दिखाया है, पर बहुत तरह के अलग-अलग वासेस रहते हैं। फ्लावर पॉट भी रहता है, वास रहता है, तो इस प्रकार आप अलग-अलग शेप के वास और फ्लावर पॉट निकाल सकते हैं। अभी काइट तो आपको पता ही होगा, तो काइट भी बहुत अलग-अलग तरह के आते हैं। उसपे भी बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन निकाल सकते हो। उसी तरह से टाइल रहते हैं, अब हमारे घर पे टाइल्स रहते हैं, जैसे कि बाथरूम में हो सकते हैं या फिर आपके किचन में हो सकते हैं। तो उस तरह के जो टाइल्स हैं, आप टाइल्स को देखते ही होंगे। तो बेसिकली उस तरह के टाइल्स पे भी आपको वो बोल सकते हैं 4 बाय 4 इंचेस के टाइल्स निकालो दो और उस पर डिज़ाइन करो, तो वैसे भी आपको डिज़ाइन आ सकता है। इस तरह से कुछ पिलो कवर्स रहते हैं, तो पिलो कवर्स पे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन्स रहता है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने इस तरह का वापस बोल रही हूँ कि इस तरह का दिखाया पर और भी तरह के पिलोज़ हो सकते हैं। तो उस तरह के आप पिलो कवर्स पे डिज़ाइन्स बना सकते हो। उसी तरह से मुझे ये इयररिंग्स का आया था, जब भी मैं इंटरमीडिएट में थी, तभी मुझे इयररिंग्स का आया था। उन्होंने बोला था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में फ्लावर और बर्ड के रिलेटेड इयररिंग्स बनाओ, तो वैसे ही मैंने इयररिंग्स बनाए थे। आपने कभी अपनी एसएससी का मार्कशीट देखा होगा 10th का, वहाँ पे उस सर्टिफ़िकेट कितना सुंदर रहता है वो आप देखिए। उसपे कलर्स, उसपे डिज़ाइन्स वो जो रहते हैं वो आप देखिए कितना बहुत सुंदर रहता है। जैसे कि ये भी एक सर्टिफ़िकेट है, तो आप इस पर भी एक डिज़ाइन कैसी की है वो देख सकते हो। वैसे हैंकरचिफ रहते हैं, तो हैंकरचिफ के भी बॉर्डर्स पे कि या फिर हैंकरचिफ के अंदर ही कि बहुत सुंदर डिज़ाइन की जाती है। वैसे ही हैंकरचिफ पर लोग एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। वैसे ही साड़ी रहती है, तो आपने अपनी मम्मी की कभी साड़ी देखी होगी या फिर किसी मूवी में किसी हीरोइन की साड़ी देखी होगी, तो इस उसपे भी इस तरह से बॉर्डर रहती है। तो वो बॉर्डर की भी डिज़ाइन आ सकती है, मतलब साड़ी के बॉर्डर की डिज़ाइन। वो लोग बोलेंगे एक साइज़ देंगे और वो साड़ी के बॉर्डर की डिज़ाइन बता सकते हैं करना। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं, जिस पर आपको डिज़ाइन करना आ सकता है। तो मुझे लगता है आपको समझ गए होंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स पर आपको डिज़ाइन करना आ सकता है या फिर क्या-क्या एलिमेंट्स पर आपको डिज़ाइन करने के लिए वो लोग बता सकते हैं। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनया, इन ड्राइंग ग्रेड के एग्जाम के लिए कौन कौन से एलिमेंट की प्रैक्टिस हर बिगिनर ने करनी चाहिए। हाँ सर, ज़रूर।
तो बेसिकली जब भी एलिमेंट्री का और या फिर इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम का आप बात करो, तभी उसमें मोस्टली नेचुरल एलिमेंट्स ही आते हैं, मैनमेड कम ही आते हैं। तो नेचुरल एलिमेंट्स में आपको कुछ सन जैसा एलिमेंट आ सकता है, मून जैसा एलिमेंट आ सकता है, स्काई के रिलेटेड एलिमेंट्स दे सकते हैं वो लोग कि क्लाउड आ सकता है, स्टार आ सकता है, या फिर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि एकदम नेचर से रिलेटेड, जैसे कि फूल, झाड़, पत्ते, इवन रेनबो जैसा एक एलिमेंट है, एनिमल्स रहते हैं वो हो सकता है, बर्ड्स होते हैं वो हो सकता है, इवन इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे कि बटरफ्लाई वो हो सकता है, फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, पेड़, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो, सी लाइफ क्रीचर्स हो सकते हैं जैसे कि ऑक्टोपस हो सकता है या फिर फिश हो सकती है, आप सी हॉर्स निकाल सकते हो। तो इस तरह से कुछ नेचुरल चीज़ें ही आपको एलिमेंट्स के लिए आएंगे। उसके साथ ही साथ आपको कुछ ज्योमेट्रिक शेप भी आएंगे। ज्योमेट्रिक शेप जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो भी बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स है वो, और लाइंस आ सकते हैं जैसे कर्व, जिगजैग लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से कुछ लाइंस भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मोस्टली ग्रेड एग्जाम के एलिमेंट्स में ड्रॉ करने के लिए आपको आती है, और इससे ही आपको डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि क्या-क्या एलिमेंट्स आते हैं ग्रेड एग्ज़ाम में डिज़ाइन बनाने के लिए। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लगता है आपको सर? जी बिल्कुल। अनया, ग्रेड एग्जाम के लिए डिजाइन बनाने की प्रैक्टिसेस कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? यानी हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की, इनको जरा शेयर करते हैं। तो हम लोग जब ये प्रैक्टिसेस चालू करते हैं, तभी पहले तो हमें एलिमेंट्स बनाने की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो उसी प्रकार आपने मुझे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की प्रैक्टिसेस दी थी कि आपने बोला था कि एनिमल्स के बनाओ और ग्राफिक में बनाओ, पर पहले तो मुझे ये कुछ समझा नहीं कैसे करने का। उसके बाद आपने कुछ मुझे एग्जांपल्स दिखाए और फिर मैं उसकी तरह से करने लगी, जैसे कि ये है, और यहाँ पे आपने डियर दिखाया था एक। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने करने की कोशिश की थी। यहाँ पे मैंने एक हिप्पो किया था, इवन यहाँ पे कंगारू किया था। फिर उसके बाद में मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे एक डॉग किया था। यहाँ पे एक हिरन करने की कोशिश की थी। मुझे कैट्स भी बहुत पसंद है, तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने सुंदर मैनर में कैट की है एक। उसी तरह से ये मैंने कुछ शेप्स बनाए। अभी ये मैंने बहुत सारे ग्राफिक मैनर में ही बनाए हैं। अभी ग्राफिक मैनर में क्यों बनाने हैं, वो मैं आपको अभी आगे जाके बताऊँगी। उसके भी अपने-अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बेसिकली, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह से ग्राफिक मैनर में ही जो भी शेप्स आप बनाते हो, वो फॉर्म्स बनाओ। उसी तरह से आगे जाके मैंने ये हाथी के कुछ फॉर्म्स ट्राई किए करना। जैसे कि ये हो गया, फिर इवन ये कुछ एकदम सिंपल मैनर में, ये आपको हाथी जैसा दिख रहा होगा, पर तो भी मैंने ये इसको बहुत सिंपल मैनर में बनाया है। वैसे ही ये एक हो गया। उसके बाद मैंने खुद से टॉपिक लिया था दिए का करने का, तो वैसे ही मैंने ये सारे दिए किए थे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ये हो गया। और फिर इवन यहाँ पे मैंने दिए किए हैं, जैसे कि दिया मतलब जोत रहता है, तो उस यानी कि सूरज रहता है काइंड ऑफ, तो उस सूरज को यहाँ पे दिया में दिखाने की कोशिश की और उस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। वैसे ही यहाँ पे वापस मैंने एनिमल्स की प्रैक्टिस की है, जैसे आप देख सकते हो बहुत इजी मैनर में मैंने खरगोश निकाला है। यहाँ पे बहुत ईज़ी मैनर में मैंने डॉग निकाला है, यहाँ पे पिग निकालने की एक कोशिश की है। वैसे ही आपको भी इस प्रकार से ही अपने दिल से बहुत सारी चीज़ें निकालने की खुद से कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कैलीग्राफी का आपको पता है निब आता है, उस निब से मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स निकालने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चाय का कप निकाला था, तो इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत और अच्छे से निकाला है। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक मोर पंख निकालने की कोशिश की है, जो मैंने पहले जमा नहीं था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस कोशिश की है। अभी मे बी यहाँ के कुछ एलिमेंट्स एकदम खराब जैसे हो, बट इट्स ओके, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिसेस था और मैं यहाँ पे काइंड ऑफ बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही यहाँ पे मैंने आग फायर लेके फायर टाइप एलिमेंट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने एक डव बनाया है। उसी तरह से जभी भी हम पहले-पहले शेप्स बनाते हैं, हम शेप तो बना लेते हैं, पर जभी भी हम उसको फिल करते हैं ना, तभी वो अच्छा नहीं दिखता। वैसे मैंने यहाँ पे फिल करने की कोशिश की है मोर का शेप बना के, पर वो फिलिंग में मैंने
उसके अंदर के डिटेल्स दिखाने की कोशिश की है नेगेटिव स्पेस छोड़ के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पंख के डिटेल्स दिखाने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे कुछ अलग डिटेल्स दिखाने की कोशिश की है। वैसे ही यहाँ पे भी मैंने वही किया है। अभी जब भी हम स्टार्टिंग में करते हैं तभी हमें ब्रश वर्क की आदत बिल्कुल नहीं रहती। वैसे मुझे भी नहीं थी। तो जब भी मैं करती थी तभी मैं डिटेल्स अंदर के मेंटेन नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे मैंने अंदर के डिटेल्स दिखाने के लिए मैंने व्हाइट कलर से कलर मारा है इसको। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे मेरे सर ने दिखाया था कि किस तरह से मैं एक्चुअल में कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले किया था और उस पर से मुझे सर ने दिखाया था। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिसेस कुछ कर सकते हो, जिससे आपका ब्रशिंग टेक्निक भी अच्छा हो जाएगा और आपको ब्रश वर्क कैसा करना है वो भी समझेगा। मैं आपको यहाँ पे एक साइट सजेस्ट करूँगी जिसका नाम पिंटरेस्ट है। तो आप उस पिंटरेस्ट से फॉर्म्स अलग-अलग देख सकते हो और उससे फॉर्म्स कॉपी कर सकते हो। अभी मैं आपको फॉर्म्स कॉपी करने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी-कभी हम जब ड्रॉ करते हैं ना तभी हमें वो इतना फॉर्म सूझता नहीं ड्रॉ करने का, कि हम उस लेवल तक अच्छे से फॉर्म ड्रॉ नहीं कर पाते। पर जब भी हम उसको कॉपी करते हैं, उन्होंने जिस तरह से फॉर्म ड्रॉ किया है या फिर उन्होंने किस तरह से अलग-अलग शेप्स का यूज़ करके फॉर्म ड्रॉ किया है, वो समझकर हम भी उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि हमें आइडियाज़ मिलते हैं अलग-अलग फॉर्म्स ड्रॉ करने के। तो इसीलिए आपको कॉपी करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप कॉपी करके ही अपनी पूरी डिज़ाइन बना लो। अगर आप कॉपी करके आपकी पूरी डिज़ाइन बना रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। ऑल्दो आपके फॉर्म्स घर पे डिज़ाइन्स में बहुत सुंदर बनेंगे, पर एग्ज़ाम हॉल में जाकर आपको समझेगा नहीं क्या ड्रॉ करना है। इसीलिए खुद से बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट ही है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने कॉपी करके कुछ फॉर्म्स बनाए हैं, जैसे कि ये हो गए, फिर यहाँ पे कुछ और बनाए या यानी कि पत्ते के शेप बनाए हैं कुछ। इवन यहाँ पे ये डेकोरेटिव मोर टाइप फॉर्म बनाया है। इस तरह से आप भी कुछ फॉर्म्स कॉपी कर सकते हो। पर आप याद रखना, आपको खुद से ज़्यादा फॉर्म्स बनाने हैं और कॉपी कम करने हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस चालू करनी चाहिए। तो मेरी तरह ही आप भी उसी तरह से डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस चालू करिएगा। तो अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हो आप सर? अनया, फॉर्म क्रिएशंस के बारे में इन सबको अब तक पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं डिजाइन डेवलपमेंट के बारे में, जिसके लिए हमने पहले क्या किया था, इन्हें जरा शेयर करते हैं। हाँ सर, ज़रूर। फॉर्म्स क्रिएशन के बाद में हमने छोटे-छोटे कंपोज़िशंस बनाना चालू किया था फॉर्म्स को लेकर। वैसे यहाँ पे फ़िल्म करके मुझे आपने टॉपिक दिया था, तो उस पर मैंने यहाँ पे 2 मास्क का कंपोज़िशन किया। अभी मास्क क्यों? क्योंकि एक्टर और एक्ट्रेस लोग एक्टिंग करते हैं ऑब्वियसली, तो इसके लिए उसका स्माइली मास्क और एक सैड मास्क उस तरह से दिखाया। उधर यहाँ भी वही सेम चीज़ दिखाई है। अभी पॉपकॉर्न रहता है, तो पॉपकॉर्न हम एन्जॉय करते हैं, तो वो है। इवन यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टर की चेयर दिखाई है और जो फ़िल्म रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव बोलते हैं उसको, वो दिखाई है, वो जो चेयर में से जा रही है। तो इस तरह से मैंने छोटे-छोटे कंपोज़िशंस किए हैं। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश और पैलेट से रिलेटेड कंपोज़िशन किया है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कि किस तरह से पेंट ब्रश रिपीट किए हैं और बहुत अच्छे से ओवरलैप भी किए हैं। तो जभी भी आप कंपोज़िशन बनाते हो, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको रिपीट और ओवरलैप ज़रूर करना है। अभी इन दोनों के बारे में आपको आगे जाके मैं और अच्छे से बताऊँगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाना और जो अपना गियर रहता है वो लेकर कंपोज़िशन बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मैंने ग्राफ़िक वे में इसको रिप्रेज़ेंट किया है। इवन यहाँ पे जो भी बनाना दिखाए हैं वो भी ज़रा ग्राफ़िक ही दिखाए हैं, रियलिस्टिक कम ही दिखाए हैं। इवन यहाँ पे मैंने एक अलग शेप निकल रहा है गियर से वैसा दिखाया है। उस तरह से ही मैंने यहाँ पे कुछ और कंपोज़िशंस बनाए जिनको मैंने कलर भी किया है। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली रैंडम कंपोज़िशन लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वाटर साइकिल करके एक कंपोज़िशन लिया था। तो जैसे आप देख सकते हो पीछे वाटर है, ऊपर साइकिल, आदमी साइकिल चला रहा है। आगे मैंने ये कंपोज़िशन किया था जिसमें मैंने टाइम इज़ मनी ये कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की है। तो ये आदमी है और वो भाग रहा है, उसका सर में क्या चल रहा है, वो टाइम चल रहा है। तो उस तरह से यहाँ पे दिखाया है। तो उसी तरह से यहाँ पे मुझे सर ने बोला था चश्मा ले लो, तो चश्मे से मैंने हिटलर का ऐसा कॉम्पोज़िशन बनाने की कोशिश की है कि हिटलर दिखाने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे जैसे कि एस्ट्रोनॉट रहता है, वो तो स्पेस में रहता है, पर ये इधर मैंने वाटर एस्ट्रोनॉट ऐसा कॉन्सेप्ट लिया था। तो यहाँ पे वाटर में एस्ट्रोनॉट कैसे होगा वो दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत रैंडम टॉपिक्स लिए, एकदम जो टॉपिक्स खुद से एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं होते, इस तरह से कुछ टॉपिक्स लिए हैं।
इवन यहाँ पे आगे मैंने फिश और फूल का टॉपिक लिया था, तो यहाँ पे फिश से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक फूल बनाया। तो इस तरह से मैंने रैंडम टॉपिक्स पर ऐसे कंपोजिशंस बनाए हैं। अभी आप अगर देखोगे तो इन कंपोजिशंस का जो कलर स्कीम है वो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बारे में भी आपको मैं आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। वैसे ही मेरे खुद के एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे पूरे पेपर में कंपोजिशन बनाया। अभी ये कैसे चालू किया, मैंने पहले तो बेसिकली यहाँ से चालू किया और फिर आगे का बनाते गई। पर अगर आपको ये करना है तो जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो, इसमें फुल फ्रीडम है। मतलब इसमें आपको ना बॉक्स ड्रॉ करना है ना ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जो पूरा पेज है उसमें आपको सिर्फ ड्रॉ करते जाना है और एकदम फ्रीली जो मन चाहा वो आप कर सकते हो यहाँ पे। वैसे मैंने यहाँ पे फिल्म का ये लिया है। वैसे मैंने यहाँ पे मैरिलिन मोनरो जो है, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनका फिगर दिखाया है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में कंपोजिशन बनाने की कोशिश की थी। पर पहली बार जब भी मैंने इंडिया के बारे में बनाया था तो ये कुछ अच्छा नहीं बना। मतलब मुझे एलिमेंट्स क्या ड्रॉ करने हैं या फिर क्या ऐड करने हैं वही समझ में नहीं आए। तो इसके लिए मैंने इसको वापस ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ किया। जब भी मैंने वापस ड्रॉ किया था तो पहले तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, तो ये ड्रॉ किया। फिर इंडिया का नेशनल फ्लावर जो होता है तो वो लोटस है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिकल डिपिक्शन दिखाया लोटस का। वैसे ही हमने ब्रिटिशर्स को किस किस तरह से कॉलोनाइजर्स को भगाया था, तो यूनाइटेडली भगाया था, तो यूनाइटेड लोग लिखा है यहाँ पे। फिर गांधी जी का चश्मा दिखाया है। इस तरह से मैंने इंडिया का पूरी तरीके से डिपिक्शन दिखाया है। वैसे ही यहाँ पे मैंने साइंस लिया है टॉपिक। तो साइंस में किस तरह से कीड़ों मकोड़ों को काटा जाता है, तो यहाँ पे मैंने ट्रे पे ये कीड़ा दिखाया है जिसको पिन किया है और इसको काटने वाले हैं हम लोग, ऐसा दिखाया है। इवन यहाँ पे क्रेजी साइंटिस्ट कैसे ऐसा टर्म रहता है, तो वो टर्म दिखाने की भी यहाँ पे मैंने कोशिश की है। तो इस तरह से मैंने ये साइंस का डिपिक्शन दिखाया है इस कंपोजिशन में। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म्स निकाले हैं, तो यहाँ पे तो अभी तक जो भी अपने कंपोजिशंस देखे आपको समझा होगा कि मैंने कितने सिंपल्स और सादे फॉर्म्स ड्रॉ किए हैं और एकदम लाइक ग्राफिकल मैनर में ही ड्रॉ किए हैं। तो उसी तरह से आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी उसी तरह से ड्रॉ करो। अभी ये जो टॉपिक्स थे वो मुझे सर ने बहुत सरप्राइजिंगली दिए थे। मतलब मैं आई और सर ने मुझे ऐसा रैंडम जो टॉपिक बता दिया और मैं उस पर करने लगी। तो आपको भी उसी तरह से करने हैं टॉपिक्स जिससे आपका यानी कि एग्जाम में एक फियर रहता है एग्जाम का कि एग्जाम में आके क्या टॉपिक आएगा क्या होगा, तो वो आपका वो निकल जाएगा क्योंकि आपने वैसे ही बहुत सारे अलग अलग और अजीब अजीब टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लिया है। अब तक जो भी प्रैक्टिसेस आपने देखे हैं वो मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री एग्जाम के लिए नहीं किए थे, मैंने आगे के सीईटीज के लिए भी ये प्रैक्टिसेस किए थे। तो इसीलिए मेरे प्रैक्टिसेस में मे बी बहुत सारे वेरिएशन हो गया और बहुत अलग अलग प्रकार के आपको प्रैक्टिसेस यहाँ पे दिखेंगे मेरे। उसी तरह से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कंपोजिशन की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। तो मैं होप करती हूँ कि आप मेरी तरह से प्रैक्टिस करने का ट्राई करो जैसे मैंने बताया है। तो मुझे लगता है हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोलते हो आप सर? अनया, यह जो रिपीटिशन के बारे में तुमने जो सिखाया समझाया वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम थोड़ा सा इन्हें डिटेल में या डेमोन्स्ट्रेट करके जरा दिखा देते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा। हाँ सर, ज़रूर। सो बेसिकली रिपिटेशन के बारे में अभी मैं और आपको थोड़ा चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मुझे अभी पता नहीं अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग पता है, बट फ्री हैंड ड्राइंग में क्या होता है कि आप एक साइड को एक फ्री हैंडेडली कुछ भी ड्रॉ कर लेते हो और फिर वही सेम चीज़ दूसरी तरफ रिपीट करते हो। अभी ये करने के लिए आपको गाइडलाइंस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्म है वो किया है, उसी तरह से मैंने और भी कुछ फॉर्म्स की प्रैक्टिस की है। तो ये एक मेथड हुई रिपीटेशन की। तो इससे आप बहुत अच्छे से रिपीट कर सकते हो, बट इसको ज़रा से एफर्ट्स लगते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। तो इस तरह से कुछ मैंने और वैसे ही किए हैं रिपीटेशन, और ट्रेसिंग पेपर से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग पेपर से ये रिपीट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर इस पे ट्रेसिंग पेपर प्लेस करके उसको ट्रेस कर लिया और फिर यहाँ पे उसको मिरर करके उस ट्रेसिंग पेपर पे वापस मैंने पेन घुमाकर यहाँ पे उसका मिरर इमेज बना लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स रिपीट किए हैं और उनको अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग एंगल में या फिर मिरर करके यहाँ पे दिखाया है। तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करके बताती हूँ रिपीटेशन का। तो अभी मेरे पास ये OHP शीट्स है जिस पर मैंने ये
हाथी का बोल्ड फॉर्म है वो प्रिंट आउट करके लिया है। वैसे ही ये इस तरह से कुछ मैं ओएचपी शीट्स एक दूसरे के बाजू में रिपीट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया है। इस तरह से आप अपनी साड़ी के बॉर्डर वगैरह में पैटर्न बना सकते हैं। अभी इसी पैटर्न को मैं आपको थोड़े से और थोड़ा सा कंपैक्ट कर दूं, मतलब इस तरह से मैं अगर उसको और पास लेके जाऊँ थोड़ा सा इंट्रिकेट पैटर्न बन जाता है। उसी पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे कुछ और करने का कोशिश करूँ, जैसे ही एक यहाँ पे ये रख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पैटर्न क्रिएट हुआ है और यहाँ पर और डिफरेंट तरह के फॉर्म्स भी क्रिएट हुए हैं। तो मैं और एक अलग दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साइज वेरिएशन दिखाती हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे रख दिया, ये इसको यहाँ पे रख दिया और एक ये छोटा लेकर इसको और एक यहाँ पे रख दिया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने साइज वेरिएशन में रिपीटेशन किया है। उसी तरह से यहाँ पे मिरर करूंगी, यानी कि ये छोटा यहाँ पे, थोड़ा सा इससे बड़ा यहाँ पे। आपको समझ रहा होगा कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ और क्या करने जा रही हूँ। ये वाला एक यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से और एक अलग पैटर्न क्रिएट हो गया है सिर्फ रिपीटेशन और साइज वेरिएशन से। उसी तरह से मैं बाजू को हटा देती हूँ। अगर मैं ये बड़े हाथी से ही थोड़े फॉर्म्स बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे और एक इसको रिपीट करूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक अलग तरह का पैटर्न क्रिएट हो गया है। अभी शायद से हाथी का जो शेप है वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत सुंदर अलग तरह के फॉर्म्स बने हैं जिनको आप अलग शेड्स में कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है। तो अभी मैं इसी पैटर्न को आपको थोड़ा सा कर्व करके दिखाती हूँ और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा हाथ लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से मैंने एक कर्व से थोड़ा सा पैटर्न बनाया है, एक आर्क जैसा। अभी ये पैटर्न आर्क जैसा आपके जो प्लेट्स के बॉर्डर्स है उस पर यूज हो सकता है, या फिर कहीं और जैसे कोई राउंडिश थिंग हो उस पर यूज हो सकता है, कोई पॉट के ऊपर वाले हिस्से पे ये पैटर्न यूज हो सकता है। तो इस तरह से आप कर्व से भी एक पैटर्न बना सकते हो। अभी मैं आपको उसी तरह से और कुछ पैटर्न दिखाऊंगी। तो अगर हम इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बना लिया। अभी ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया है, इस तरह का पैटर्न आप टाइल्स में यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको इस तरह से कुछ दिखाऊं तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। अभी ये हाथी जैसे फॉर्म्स लग तो नहीं रहे हैं, बट इससे बहुत एक सुंदर शेप और अलग एक फॉर्म बना है। तो अभी मैं इसके बाहर थोड़े से आपको और हाथी मीडियम साइज के लगाते दिखाती हूँ। हाँ, तो इस तरह से आप कुछ किसी साड़ी का पल्लू बना सकते हो, या फिर टेबल टॉप के ऊपर क्लॉथ रहता है तो उस तरह से क्लॉथ का बॉर्डर बना सकते हो। इस तरह से रिपीटेशन यूज हो सकती है। तो आपको मैं अभी और एक पैटर्न दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक रख दिया है। अभी यहाँ पे उसी चीज को मैं वापस मिरर करूंगी। तो तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने उसी चीज़ को मिरर करके एक और सुंदर सा और अलग सा पैटर्न बना दिया है। तो अभी ये पैटर्न भी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि काइट पर डिज़ाइन हो, या फिर जैसे आपके रुमाल पे रहता है, तो ये बीच में आप इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना सकते हो रिपीटेशन से। अभी इसी पैटर्न को आप बार-बार रिपीट करके कंपोज़िशन बना सकते हो, जो आप साड़ी के बॉर्डर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक सर्कुलर डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक सर्कुलर डिज़ाइन बनाया। अभी इससे मुझे एक चीज़ सूझ रहा है कि अभी अगर इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से एक डांडी लगा दी, तो आप देख सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा तो विंडमिल टाइप भी दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये सर्कुलर पैटर्न, वो अभी सर्कुलर पैटर्न आप नैपकिन में यूज़ कर सकते हो, नैपकिन के बीच में, फिर पॉट्स में यूज़ कर सकते हो, पॉट्स के बीच में, इवन प्लेट्स रहते हैं, प्लेट्स के इवन बीच में आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप विंडमिल का कुछ बना सकते हो पैटर्न। इस तरह से ही सेम फॉर्म्स यूज़ करके, या फिर सेम फॉर्म्स के अलग-अलग कंपोज़िशन को यूज़ करके, या फिर उनके साइज़ वेरिएशंस यूज़ करके आप मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया है उस तरह से बहुत सुंदर और अलग-अलग पैटर्न्स बना सकते हो। अभी ये पैटर्न्स आप बॉर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मेन डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा रिपिटिशन क्या होता है और रिपिटिशन किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपको सवाल होगा कि ट्रेसिंग पेपर किस तरह से यूज़ किया जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि ट्रेसिंग पेपर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं ये गेटवे नाम का ट्रेसिंग है वो ले रही हूँ, जो ज़रा अच्छा रहता है, प्रीमियम रहता है क्वालिटी में।
अभी ये जो हाथी है जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे दिखाया था, वही मैं ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा और बोल्ड फॉर्म है। तो उसको अभी ट्रेसिंग को मैं इस हाथी पे ऐसा इस तरह से प्लेस करूँगी। अभी ये हार्ड पेंसिल है और डार्क भी है, तो बेसिकली मैं ये एचबी पेंसिल लेकर कर रही हूँ। तो जो लाइन्स है अभी, जिस पर मैं अभी ट्रेस करूँगी, तो वो आपको एकदम ट्राई करना है कि आप एकदम एक्यूरेटली करो, मतलब मैचिंग ही करो एकदम, जो भी नीचे फॉर्म है उससे ही, क्योंकि अभी ये जो ट्रेसिंग है आप आगे भी जाके और यूज करोगे, ये गलत नहीं होना चाहिए। और जब भी आप ये ट्रेसिंग करते हो ना, आपका ट्रेसिंग गलती से हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका ट्रेसिंग गलती से हिला ना, तो आपको वो पूरा ट्रेसिंग वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा। तो अभी मैंने ये ट्रेसिंग पूरी तरह से कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी एक लाइट लाइन मार रही हूँ। अभी इस साइड को मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ किया है, तो इस साइड पे ही इसका जो लेड है वो लगा है। तो बेसिकली उस साइड को उल्टा करके हाथी को लाइन पर रखूँगी। तो अभी हम यहाँ पे उसी तरह से ट्रेसिंग ले करना चालू करेंगे। अभी जब भी आप ये ट्रेसिंग कर रहे हो, तभी आपको इसको थोड़े से ताकत के साथ करना पड़ेगा। एकदम भी ताकत मत लगाइए कि आपने ट्रेसिंग ही फाड़ दिया, बट थोड़ी-सी ताकत लगाइए, जिससे पीछे की तरफ जो भी लाइन आप निकाल रहे हो, उसका जो इम्प्रेशन है वो पीछे पड़े। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे ट्रेसिंग कर रही हूँ, और ये ट्रेसिंग करते वक़्त भी आपको आपकी शीट बिल्कुल हिलानी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये हिलाओगे ना, तो आप वापस वो उसी तरह से मैश नहीं कर पाओगे। मुश्किल होगी यानी कि। आपको ये बहुत पेशेंस के साथ करना है, और ध्यान रखना है कि आपका एक हाथ से आप ट्रेसिंग कंटिन्यूअसली पकड़ के रखो। अभी आप देख सकते हो कि ट्रेसिंग थोड़ा-सा आप लाइट हो सकता है आपका, मेरा थोड़ा डार्क हुआ है, पर लाइट भी हो सकता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इस ये पोर्शन मिस हो गया है मेरा। तो मैं यहाँ पे धीरे से या निकाल लूँगी थोड़ा लाइटली। उसी तरह से इवन यहाँ पे ज़रा लाइट। तो अभी यही ट्रेसिंग को, अभी जो लेड यहाँ था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी लेड यहाँ पर है। तो यही ट्रेसिंग को वापस मैं उल्टा करूँगी, और जैसे मैंने डेमो में आपको दिखाया था उसी तरह से यहाँ पे ओवरलैप करके ट्रेसिंग करने का कोशिश करूँगी। अब ये ट्रेसिंग पेपर है, इसके लिए जो भी चीज़ आप ओवरलैप करो ना, तो वो आपको समझेगी कि आप नीचे क्या फ़ॉर्म बन रहा है या फिर क्या शेप बन रहा है। तो अभी जो मैं जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, वैसा ही यहाँ पे एक शेप बन रहा है। तो अभी इसको मैं ओवरलैप करके ट्रेस करूँगी, और अभी जो ये पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, कि उसका जो पॉइंट है वो ब्लंट हो जाए। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको वापस से शार्प भी कर सकते हो। अभी मुझे तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही, इसके लिए मैं उसको वापस शार्प नहीं कर रही। कोई भी लाइन ड्रॉ करने को भूलना नहीं है, और आपको बहुत पेशेंस के साथ इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ करते रहना है। तो अभी ये मेरा पूरा ड्रॉ करके हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे डेमो में दिखाया था, उसी तरह से यहाँ पे ट्रेसिंग से हाथी निकल आया है। और अगर आप चाहो तो इस तरह से रख कर भी कर सकते हो। जैसे इस तरह से इस साइड को भी रख कर कर सकते हो, और एक बॉर्डर टाइप पैटर्न बना सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से कुछ कर्व लाइन निकालो, तो उस कर्व लाइन पे भी इस तरह से आप हाथी ट्रेस कर सकते हो। मतलब ये इस तरह से यहाँ पे हो गया, फिर यही कर्व लाइन का आधार लेकर यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ तक, उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आप कर्व लाइन या फिर ज़िगज़ैग लाइन रहती है, एक ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप में लाइन रहेगी, तो इस पर इस तरह से कुछ कर सकते हो। यहाँ इस साइड को इस तरह से कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेसिंग का बहुत सारे फैशन में इसका आप उपयोग कर सकते हो। अभी ये जो ट्रेसिंग का मैंने आपको डेमो दिखाया और किस तरह से यूज़ करते हैं वो दिखाया, वो बहुत लोगों को पता नहीं रहता, पर आपको अभी पता चल ही गया होगा। आप जो भी डिज़ाइन्स आगे करोगे, उसमें आप ये ट्रेसिंग का ज़रूर उपयोग करोगे। मुझे लगता है हमें आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। आपको अभी मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से समझ आया होगा कि किस तरह से आप अलग-अलग तरह से रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी प्रकार से रिपीटेशन का यूज़ करके ये बॉर्डर्स निकाले हैं एलिफेंट्स के। ये भी उसी तरह से कुछ बॉर्डर्स निकाले हैं मैंने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने एंगल चेंज करके रिपीट किया है। इवन यहाँ पे मैंने अलग-अलग एंगल्स में रिपीट किया है। तो आप भी इस तरह से ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से प्रैक्टिसेस कर सकते हो।
यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये एक बॉर्डर है जो रिपीटेशन से बनती है। ऐसी ये काइंड ऑफ बॉर्डर आपको नॉर्मली साड़ी वगैरह पर दिखती है। सो यहाँ पे कुछ रिपीटेशन के रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ये रंगोली है, तो यहाँ पे आप पेटल्स का रिपीटेशन देख सकते हो किस तरह से है। हमारा जो गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है, जिसमें हम गिफ्ट रैप करते हैं, उस तरह का पेपर यहाँ पे दिखाया गया है। वैसे पेपर में भी बहुत बार रिपीटेशन यूज़ होता है। इवन ये है, तो ये एक एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के टाइम पे ही किया हुआ लैम्पशेड है, तो उस इसमें भी बहुत अच्छे से रिपीटेशन दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कारपेट है, तो इस कारपेट में भी कितने इंटीग्रेटली रिपीटेशन दिखाया गया है। ये एक हाथ का पंखा है, जिससे हम नॉर्मली हाथ से पंखा देते हैं खुद को, वो वाला पंखा है। तो यहाँ पे पंखे में भी देखिए फ्लावर्स का रिपीटेशन है और बाकी सब चीज़ों का रिपीटेशन है, जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में भी बताया था। आई होप आपको अभी समझा होगा कि आप कितने अलग अलग तरीकों से रिपीटेशन कर सकते हो। तो मुझे लगता है हम अब आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड अनया। अब हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ ऐसे क्लूज देते हैं जिससे कि ये सभी ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में किसी भी तरह की डिजाइन आने दे, ये बिना तकलीफ आसानी से कर सके। हाँ सर, ज़रूर। जब भी आप डिज़ाइन करना चालू करो अभी, तो आपको पहले तो बोल्ड फॉर्म्स निकालने हैं और आपको ओवरलैपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग की है, पर ओवरलैपिंग का एडवांटेज लिया है। और यहाँ पे मैंने बहुत अदर चीज़ें भी की है कि मैंने यहाँ पे पार्टीशन किया है। उस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन में इस तरह से अनइवन एक पार्टीशन कर सकते हो, जिससे आपकी डिज़ाइन एनहांस हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने क्या फ़ायदा नहीं उठाया ओवरलैपिंग का। तो ओवरलैपिंग का ये फ़ायदा रहता है कि जब भी हम 2 चीज़ों को ओवरलैप करते हैं कि यहाँ पे एक अलग शेप बनता है, तो वो शेप को हम अलग कलर से कलर कर सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा है, तो यहाँ पे मैंने वो नहीं किया है। इवन यहाँ पे मैं अलग कलर दे सकती थी इनका जो ओवरलैपिंग से शेप बनता है उसको, पर वो भी मैंने इसमें नहीं किया है। तो आगे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने छोटे-छोटे एलिमेंट्स निकाले हैं, थोड़े पतले ही निकाले हैं, तो उसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर का यूज़ किया है बैकग्राउंड और अच्छी तरह से यूज़ करने को। तो अभी टेक्सचर के बारे में मैं और अच्छे से आपको आगे जाके बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने बोल्ड फॉर्म्स ड्रॉ किए हैं। यानी कि मैंने बोल्ड फॉर्म्स, मुझे समझ में आने लगा था कि बोल्ड फॉर्म्स हमें ड्रॉ करना चाहिए। पर यहाँ पे भी मैंने ओवरलैपिंग का वापस फ़ायदा नहीं उठाया और मैं डर रही थी कि ओवरलैप करूँगी तो ख़राब हो जाएगा करके। तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको ओवरलैपिंग का फ़ायदा उठाना है और डरना नहीं है ओवरलैपिंग करने से। पर मैंने यहाँ पे टेक्सचर्स का ज़रूर यूज़ किया है, क्योंकि मैंने एलिमेंट्स ज़रा कम निकाले थे, तो इसीलिए मेरा बैकग्राउंड तो भी ज़रा-सा खाली ही रह गया। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर्स ऐड किए, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे स्ट्राइप्स वाले और वेवी लाइन्स वाले टेक्सचर्स हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं समझ गई थी कि ओवरलैपिंग करना चाहिए और ओवरलैपिंग और कैसे मैं बोल्ड फॉर्म्स ड्रॉ कर सकती हूँ। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बोल्ड फॉर्म्स ड्रॉ किए और ओवरलैपिंग करने से मैं डर नहीं रही थी। अब अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो जी है और यहाँ पे जो बी है, वो ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे पर। जो ये 3 अलग स्पेस बने हैं, वो 3 अलग स्पेस को वो आर्टिस्ट ने अलग-अलग कलर दिए हैं। तो ये होता है फ़ायदा ओवरलैपिंग का, कि जो भी अलग-अलग शेप बनेंगे, तो वो आप अलग-अलग उनमें अलग-अलग शेड्स दे सकते हो। जैसे इस डिज़ाइन में देखो कि आर्टिस्ट ने लेटर्स को छोड़ के नेगेटिव स्पेस में सिर्फ़ कलर किया है और उस प्रकार से लेटर दिखाने की कोशिश की है। वैसे ही अगर आप साइकिल का एग्ज़ाम्पल लो, तो साइकिल की एक ट्रायंगुलर फ्रेम रहती है, तो वो ट्रायंगुलर फ्रेम को छोड़कर आप वो ट्रायंगुलर फ्रेम के बीच का जो स्पेस है वो फ़िल करो। या फिर जो साइकिल का व्हील रहता है, उस व्हील में जो स्पाइक्स रहते हैं, वो स्पाइक्स को छोड़कर आप वो स्पाइक्स के बीच की स्पेस फ़िल करो, उसको नेगेटिव स्पेस कहते हैं और इस तरह से आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये पी है, ये पी एक बोल्ड फॉर्म है और उस बोल्ड फॉर्म में बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेटिव डिज़ाइन अंदर बनाई गई है, तो वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे जो पी और हाथी है, वो दोनों बोल्ड फॉर्म्स है, तो उन दोनों में किस तरह से डिटेल ऐड किए गए हैं, वो आप समझिए। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक रेफ़रेंस है जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हाथी है, जो एक बोल्ड फॉर्म है। जैसे हाथी और नॉर्मली रहते ही है मैसिव। तो बेसिकली उस हाथी पे मैंने यहाँ पे कुछ पार्टीशंस बनाए हैं और उस पार्टीशंस में मैंने अलग-अलग शेड फिल किए हैं। वैसे ही आप भी बोल्ड फॉर्म में पार्टीशंस करके इस तरह से शेड्स फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल से ज्योमेट्रिकल शेप्स से यानी कि
यहाँ पे पार्टीशंस बनाए हैं और वो पार्टीशंस की मदद से यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे मैंने स्वॉल से एक डिज़ाइन बनाई है और अभी आप यहाँ पे देखिए कि उसको ही मैंने थोड़ा-सा बोल्ड किया है और यहाँ पे उसको और थोड़ा-सा बोल्ड किया है। तो यहाँ पे मैंने उसको ही वापस और इसमें डिटेल्स ऐड करके और उसको एक बॉर्डर देके उसको और सुंदर बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अलग दिख रहा है ये इससे। तो अभी आगे वही स्वॉल के डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन का टेक्सचर देने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इंटीग्रेट दिख रहा है। तो यहाँ पे वही स्वॉल को मैंने वापस लाइंस दिए हैं अंदर की तरफ, तो ये भी एक तरह से बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इससे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बोल्ड फॉर्म्स पहले ड्राफ्ट करके उसके अंदर आप थोड़े-थोड़े डिटेल्स ऐड कर सकते हो। उसकी तरह से ही आप अपनी डिज़ाइन और अच्छी बना सकते हो और उसको एनहांस कर सकते हो। अभी बोल्ड फॉर्म्स क्यों बनाने हैं? तो यहाँ पे आप मेरी एक डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत पतले-पतले और छोटे-छोटे फॉर्म्स बनाए हैं और यहाँ पे फॉर्म्स पतले और छोटे होने की वजह से मैं उनको अच्छे से ओवरलैप भी नहीं कर पाई हूँ। तो क्या होगा इस डिज़ाइन में, जब भी मैं इसको कलर करूँगी, इसका जो बैकग्राउंड है वही ज़्यादा दिखेगा और डिज़ाइन कम दिखेगा और जो छोटे-छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे जैसे मैंने ये स्टेम ड्रॉ किए हैं, वो करने में या फिर वो कलर करने में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। और रेपिटेशन वाले डिज़ाइन में क्या होता है कि ये एक फॉर्म इधर ही नहीं, वो 4 ही जगह पे रिपीट होता है, तो वो 4 ही जगह पे करने में मुझे और तकलीफ़ होगी। इसी वजह से आपको बोल्ड फॉर्म्स निकालने हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो स्वॉल वाला डिज़ाइन बताया है। वैसे ही यहाँ पे मैंने थोड़े बोल्ड फॉर्म्स निकाले हैं और इस डिज़ाइन को मैंने थोड़ा एक पार्टीशन दिया है बोल्ड फॉर्म्स की वजह से, जिससे इसके बैकग्राउंड में भी मैं अलग कलर ऐड कर पाऊँगी। यहाँ पे मैंने बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाया है और अभी मेरी तो स्पीड थोड़ी स्लो थी, तो मुझे ये डिज़ाइन बनाने में काफ़ी टाइम गया। अब अगर आपकी स्पीड ज़रा फ़ास्ट है, तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन्स बना सकते हैं, पर उसमें भी आपको बोल्ड फॉर्म्स का यूज़ करना है, ऐसे पतले-पतले फॉर्म्स का यूज़ नहीं करना। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, ये पूरी कॉन्ट्ररी है कि यहाँ पे मैंने बहुत बोल्ड फॉर्म्स का यूज़ किया है, जैसे कि ये फ़िश का फॉर्म है और यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग का भी बहुत अच्छे से किया है कि ये जो पत्ता है, ये फिर इस फ़िश पे मैंने ओवरलैप किया है और यहाँ पे फिश का जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो गँवाया नहीं है और उसको मेंटेन करते वक़्त मैंने इसका शेड भी बदला है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आप ओवरलैपिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें उसी वजह से अलग एक कलर भी आ गया है। अभी मैं इस डिज़ाइन को और भी डेवलप कर सकती हूँ, जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अभी इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। जो मैंने अभी पहला बताया ये है सिस्टमैटिक रिपिटेशन। ये मैंने बताया है ये भी हो गया सिस्टमैटिक रिपिटेशन में। तो अभी मैं आपको और एक पार्ट बताती हूँ जो है रैंडम रिपिटेशन। तो आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्ली का एक डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत रैंडमली चीज़ें ड्रॉ की है। जैसे मेरा मन हुआ फ्री हैंडेडली वैसे मैंने ये ड्रॉ की है। इसमें भी बहुत सारे मैंने रिपिटेशन की है और बहुत सारे कलर चेंजेस किए हैं, जैसे कि इस भाग में, इवन इस भाग में देखिए कैसे ये पत्ता ओवरलैप हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे अलग कलर किया है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेसिंग यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। पर इसका अदर हाफ देखिए कि यहाँ पे मैंने सिस्टमैटिक रिपिटेशन किया है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था। तो इन दोनों का मिक्स करके ये एक थर्ड टाइप ऑफ डिज़ाइन बनता है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस टाइप ऑफ डिज़ाइन में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत फन गोइंग डिज़ाइन है कि यहाँ पे आप जितना चाहे उतना फ्रीली कर सकते, जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैंने आपको इसके पहले बोला था कि शर्ट पे मेरी एक डिज़ाइन थी वो दिखाऊँगी, तो यही है वो डिज़ाइन जो मैंने शर्ट पे की थी। अभी यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे टेक्सचर्स ऐड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एकदम से ब्राइट से नहीं दिख रहे, बट एकदम लाइट मैनर में मैंने ये ऐड किए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्ते कितने मैंने बोल्ड निकाले हैं और उसमें मैंने अंदर और आउटलाइन से डिटेल ऐड किए हैं। इवन इस कैट का चेहरा देखिए कि इतना बोल्ड निकाला है और फिर उसके अंदर मैंने डिटेल्स ऐड की है। तो वही टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिज़ाइन और एनहांस करने के लिए मैंने ये यहाँ पे आउटलाइन भी किया है ब्लू कलर से। तो इसके बारे में और आगे मैं आपको जाके बताऊँगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप डिज़ाइन आपकी एनहांस कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी डिज़ाइन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनाया, मेरे ख्याल से अब देखने वाले अब तक डिजाइन कैसे ड्राफ्ट की जाती है ये सब समझ चुके होंगे। अब हम इसको इफेक्टिवली कलर कैसे किया जाता है इसे जरा खुलकर बताएंगे।
तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने मुझे टास्क दिया था कि ये जो रिबन्स का एक कंपोज़िशन डिज़ाइन है, तो उसमें से मेरी मनचाही रिबन को मैं हाइलाइट करूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कोई भी कंपोज़िशन में एक रिबन को हाइलाइट नहीं कर पाई। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये रिबन को हाइलाइट करना था, पर वो मैं अच्छे से नहीं कर पाई। यहाँ पे भी मुझे वही रिबन को हाइलाइट करना था, मैं नहीं कर पाई। तो ये मैं क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि यहाँ पे मुझे बेसिक कलर कॉम्बिनेशन का ही नॉलेज नहीं था। ये जो येलो से रेड वायलेट के बीच में कलर्स है, इनको वार्म कलर कहा जाता है। ये जो ग्रीन से लेके वॉयलेट तलक कलर्स है, ये कूल कलर्स में आते हैं। तो ये वार्म और कूल कलर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। जभी भी आप एक डिज़ाइन कलर करो, जभी भी आप कोई कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप वार्म में से कोई 1 या 2 कलर चूज़ कर सकते हो और कूल में से कोई 1 या 2 कलर चूज़ कर सकते हो और उससे आपकी डिज़ाइन कलर कर सकते हो। जिससे आपका कलर कॉम्बिनेशन एक अलग लेवल पे आ जाएगा। और अभी यही कलर्स को आपको डायरेक्टली बॉटल से निकाल कर शेड अप्लाई नहीं करना, आपको उसके शेड्स बनाने हैं। टिन, टोन और शेड। सो बेसिकली टिन इज़ कि आप व्हाइट में ऐड करके उसका टिन बनाते हो। टोन इज़ जब भी आप उसको ग्रे में ऐड करते हो तभी उसका टोन बनता है और जब भी आप उसको ब्लैक कलर में ऐड करते हो कोई भी कलर को, उसका शेड बनता है। तो इस प्रकार से आप टिन, टोन और शेड बना सकते हो अलग-अलग कलर्स के। तो वही कलर्स का शेड यूज़ करके आप अपनी डिज़ाइन कलर कर सकते हो। तो अभी मेरे पास ये कलर थियरी की एक बुक है, जो प्रोफ़ेसर जयप्रकाश जगताप ने लिखी है। तो ये बुक है जो वो आपको उसका एड्रेस है पुणे में है, इसलिए आप इस एड्रेस से बुक मँगा सकते हो, तभी मुझे ये 80 रुपीज़ में मिली थी। तो ये जो बुक है वो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपनी थियरी के लिए और इस बुक में अगर आप अंदर देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कलर व्हील दिया गया है। कलर व्हील के और अलग-अलग प्रकार दिए गए हैं, उसके फ़ायदे दिए गए हैं और उसके बारे में और कुछ थ्योरी भी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये थ्योरी सारी पढ़ी है, तो मैंने यहाँ पे सब अंडरलाइन वगैरह करके रखा है। तो ये इस प्रकार से आप ये बुक खरीद सकते हो, अगर आप चाहो तो। उसके आगे जब भी मुझे ये कलर थ्योरी का नॉलेज आया और जब भी मुझे कलर थ्योरी किस तरह से करनी है वो समझ में आने लगा, तभी मैंने ये किया था। तभी यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इसमें कि ये जो बीच में रिबन है, वो मैं थोड़ी-सी हाइलाइट कर पाई हूँ इसमें और ये आगे जाके मैं उसको बहुत और अच्छी तरह से हाइलाइट कर पाई हूँ। इवन यहाँ पे ये जो वॉयलेट रिबन है, वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से हाइलाइट कर पाई हूँ। ये हुआ है क्योंकि मुझे कलर कलर थ्योरी का और कलर किस तरह से यूज़ करना है उसका नॉलेज आ गया था। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कलर स्वॉचेस मारे हैं, कलर स्कीम समझने के लिए कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से रखूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्काई ब्लू कलर है वो अच्छे से इन सारे कलर में उभर के आ रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये जो ऑरेंज कलर है वो इनमें से सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे अगर ये आप देखो, तो ये जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही थियरी अप्लाई होती है कूल और वार्म की और टिन और टोन की। वैसे ही ये जो है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, तो ये जो लाइट ग्रीन और रेड कलर है, वो इन सारे कलर्स में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो इवन इफ अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कलर है, वो इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। यही नॉलेज आपको यूज़ करना है आपके डिज़ाइन्स बनाने के टाइम पे और उससे ही आपके डिज़ाइन्स अट्रैक्टिव और सुंदर दिखेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि कलर थियरी को किस तरह से यूज़ करना है या फिर कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह से यूज़ करना है। तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यह तो हो गया कलर और शेड्स बनाने के बारे में, लेकिन कौन सा रंग कहाँ मारना है, वह कैसे तय करते हैं? ये बहुत लोगों की क्वेरीज होती है। वो रैंडमली यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी वैसे कलर कर देते हैं, तो इन्हें हम लोग जानकारी दे देते हैं कि कलर्स को कहाँ और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो हाँ सर, ज़रूर। तो बेसिकली जब भी मैंने ये इनिशियल लेवल पे डिज़ाइन करना चालू किया था, तभी मैं कुछ इस तरह से करती थी और मैं कैसे भी बॉटल से उठाकर रैंडमली कलर मार देती थी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने कैसे भी रैंडमली कलर मारे, सिर्फ़ अल्टरनेट कलर मारे जो भी बॉटल से निकलते हैं वो। और हमें उतना नॉलेज नहीं रहता कि किस तरह से एक्चुअली कलर मारने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेड्स बनाए हैं वगैरह
बट इतना अच्छे से नहीं बनाया है। ये ब्लू का मैंने ब्लू ही रखा है और ये वार्म का मैंने वार्म ही रखा है, यानी ऑरेंज टाइप ही रखा है। तो उसके आगे अभी इसको कैसे सुधारें और इसके लिए क्या समझना ज़रूरी है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो अभी हाई की, मिडटी, लो की, तो बेसिकली टिन, टोन और शेड। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। तो टिन क्या होता है? टिन मतलब व्हाइट, जब आप एक शेड में ऐड करते हो या फिर एक कलर में ऐड करते हो तब का एक टिन बनता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे येलो कलर देख सकते हो, तो ये येलो कलर टिन में है, यानी कि इसमें व्हाइट कलर ऐड किया है और फिर उस येलो कलर को यूज़ किया है यहाँ पे। फिर ये जो पिंक और ब्लू कलर देख सकते हो, ये मिड टोन में है, यानी कि इसमें ग्रे कलर ऐड किया है और इसको इस तरह से बनाया गया है। और फिर ये है डार्क में, यानी कि इसमें ब्लैक कलर का उपयोग किया गया है और फिर इस कलर को बनाया गया है। तो ये होता है टिन, टोन और शेड। तो ये कलर्स, यानी कि ये शेड्स आपको बनाने आने चाहिए अलग अलग कलर्स में। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट भी समझना पड़ेगा, सिर्फ कलर का ही नहीं, बट कलर्स के वैल्यू और टोन्स का भी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ किया है जो है ग्रीन और रेड। तो बेसिकली यहाँ पे मैं रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड में इसके कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स ऐड किए हैं, जिससे ये रेड कलर पॉप आउट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो फिश है वो ब्राइट रेड कलर में की है। तो उसके इमीडिएट बैकग्राउंड में जो ऐसा सर्कुलर शेप में है उसको लाइट कलर में किया है, तो जिससे ये जो फिश है वो अच्छे से पॉप आउट हो रही है। तो यही होता है कि कलर का कॉन्ट्रास्ट होता है और एक कलर के टोन्स का कॉन्ट्रास्ट होता है। वैसे ही ये सारी चीज़ें समझकर मैंने ये कुछ डिज़ाइन बनाई है। तो ये जो एक डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो लाइट बनाया है मैंने, और जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन है वो तो डार्क और डल बनाया है। तो डार्क और डल होने की वजह से ये जो और लाइट पोर्शन है वो अच्छी तरह से हाइलाइट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे मैंने कलर का कॉन्ट्रास्ट और कलर के शेड का कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ किया है जो है ब्लू और ऑरेंज, बट वो मैंने बहुत लाइट यूज़ किया है। और ये जो पॉन है एक, वो बहुत अच्छे से दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने डार्क कलर में और ब्राइट कलर में कलर किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे हाइलाइट हो रही है, एक एलिमेंट। तो ये जो शेल है यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरह से हाइलाइट हो रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये ब्लू कलर। अभी आप इस प्रैक्टिस में देखिए जो मैंने और स्वॉचेस की है कुछ। तो यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से तीन ये है जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट हो रहे हैं। उसी तरह से मैंने ये भी कुछ वैसे ही प्रैक्टिसेस की थी, मुझे समझ में आने लगे कि कौन-सा कलर एक्चुअली में हाइलाइट करना चाहिए। इसी तरह से आपको भी कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और इसी तरह से आपको भी एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो आपको हाइलाइट करना है या फिर जो आपके पूरे डिज़ाइन का एक हीरो एलिमेंट होगा। तो मुझे अभी लगता है आपको समझ गया होगा कि आप किस तरह से कलर के टोन से या फिर कलर के कॉन्ट्रास्ट से एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से हाइलाइट कर सकते हो। तो मुझे लगता है अभी हमें बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अनया, बहुत लोगों की क्वेरी होती है या फिर तुमने भी फेस किया होगा, इतना सब करने के बावजूद भी डिजाइन अट्रैक्टिव नहीं बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है। इस रिलेटेड थोड़ी इन लोग को आइडिया दे देते हैं। हाँ सर, ज़रूर। तो यहाँ पे अगर आपका डिज़ाइन तो भी अट्रैक्टिव नहीं बन रहा, कलर स्कीम वगैरह करने के बाद भी, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपके डिज़ाइन में टेक्सचर ऐड करने का कोशिश कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में क्या हुआ था कि बैकग्राउंड ही ज़्यादा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैरेलल लाइन्स मारे और उसमें मैंने स्प्रिंकलर्स का टेक्सचर दिया था। इवन ये जो साँप है, वो साँप मैंने प्लेन किया था, पर उसके बाद मैंने इस पर अकॉर्डिंगली ये टेक्सचर दिया है। इवन ये डॉट्स देखिए कि ये डॉट्स कैसे हैं कि मैंने ग्रेडिएशन में डॉट बनाया, मतलब बड़े से छोटे तलक डॉट बनाए हैं, ठीक है? इवन यहाँ पे देखिए मैंने इस ब्लू बॉर्डर को मैंने टेक्सचर ऐड किया है। तो उसी तरह से इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसा ड्राई ग्राउंड रहता है उसका टेक्सचर ऐड करने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे मैंने ज़रा-सा ग्रेडिएशन ऐड करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी मैंने जैसे लावा का रहता है वैसे लावा का ग्राउंड की तरह टेक्सचर ऐड करने की कोशिश की है। अभी ये मेरा डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन मेरा थोड़ा मुझे ही इनकम्प्लीट सा लगता है। इस डिज़ाइन में कुछ तो
कमी है, मुझे हमेशा लगता था। और ये डिज़ाइन काइंड ऑफ बी ग्रेड वाला डिज़ाइन है। सो मैं अभी आपको बताऊँगी इसको ए ग्रेड वाले डिज़ाइन में किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने इसी डिज़ाइन को यहाँ पे ज़रा आउटलाइन वगैरह करके आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे बाहर इस फ्रिल को बॉर्डर दी है। इसके अंदर के एलिमेंट्स को अलग-अलग कलर्स में आउटलाइन किया है। इवन इसमें छोटा-छोटा टेक्सचर ऐड किया है। अभी इसमें जो स्ट्रॉबेरीज़ है, उसमें भी मैंने छोटे-छोटे डॉट्स ऐड किए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो बी ग्रेड वाला डिज़ाइन है, वो ए ग्रेड वाले डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसके बाद ये सारी चीज़ें करने को आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप बोल्ड एलिमेंट्स ड्रॉ करो, जिससे आपका टाइम बचेगा। इसी तरह से ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो अभी ये भी डिज़ाइन है, ये बेसिक डिज़ाइन बहुत अच्छी है, पर इसको भी मैंने और अच्छी तरह से किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस डिज़ाइन को मैंने 2 कलर्स में आउटलाइन किया है, जो एक लाइट कलर में आउटलाइन किया है और एक यहाँ पे डार्क कलर में आउटलाइन किया है। तो ये मुझे डार्क कलर वाला बहुत पसंद आया, तो मैंने उसको यहाँ पे वैसे ही कंप्लीट किया और डार्क कलर में आउटलाइन किया। तो आप देख सकते हो कि इस डिज़ाइन का लुक इससे इधर किस तरह से बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। ऐसे आप अपने डिज़ाइन्स के लुक एनहांस कर सकते हो। तो उसी प्रकार ये डिज़ाइन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा व्हाइट या लाइट या फिर ब्लैक कलर से आउटलाइन करने की हमारी समझ रहती है कि हम वैसे ही आउटलाइन करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से ब्लू कलर में आउटलाइन की है। अभी ये जो आउटलाइन की है मैंने वो डायरेक्टली ब्रश से की है। तो इसके लिए आपको ब्रश वर्क की प्रैक्टिस लगती है, जो आपको अलग से करनी पड़ेगी। वैसे ही आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप डिज़ाइन एनहांस कर सकते हो, अगर आपका कॉन्ट्रास्ट वगैरह करके भी डिज़ाइन अच्छा नहीं बन रहा था। तो मुझे लगता है कि आपको अभी इतना तो समझ ही गया होगा। तो मैं होप करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अपने डिज़ाइन्स पे इम्प्लीमेंट करो। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हो सर? जी बिल्कुल। अनाया, इनमें से कुछ सुनने वाले ऐसे होंगे जो डिजाइन काफी अच्छी तरह से बनाना जानते हैं, यानी ड्राफ्टिंग करना जानते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना टाइम दिया जाता है उसके अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए या इस प्रॉब्लम से कैसे बचे, इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिसेस की थी, जिससे कि हम टाइम में, यानी तुम टाइम में पेपर कंप्लीट कर सको। तो ये थोड़ा इसके बारे में इन लोग को शेयर करते हैं। तो पहले तो बात कि आपको बोल्ड फॉर्म्स निकालने चाहिए और फिर इंट्रिकेट डिज़ाइन मत निकालना। फिर आता है कि जो भी डिज़ाइन आप ड्रॉ करो, वो आपको 45 मिनट्स में ड्रॉ करनी है। ऐसे मत करना कि डेढ़ घंटे तक आप वो डिज़ाइन पेंसिल से ड्रॉ करते बैठो। उससे क्या होगा कि आपका जो बाकी का टाइम है, उस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा और अगर आपका डिज़ाइन इनकम्प्लीट रहेगा, तो आपके ग्रेड पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसके बाद जो भी प्रैक्टिसेस है, जो मैंने आउटलाइन की बताई है वगैरह, वो प्रैक्टिसेस भी आपको सेपरेटली करके लेनी है, जिससे आपको एक्चुअल पेपर में करने को हेल्प होगा। ये सारी चीज़ें हो गई और एक बचा है कि हाँ, जो आप पैचेस कलर करो, आपको ये समझना है कि आपको हर पैच को अच्छे फिनिशिंग्स के साथ धीरे-धीरे कलर नहीं करना, आपको जल्दी-जल्दी कलर करना है। इसका प्रैक्टिस भी करो कि आप कितने पैचेस कलर कर पाते हो कम टाइम में। तो इससे आपका कलर वर्क है वो भी फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाऊँगी, चीज़ें आप कैसे रखोगे एक्चुअली क्लास में जाके, मतलब आपके एग्ज़ाम हॉल में जाके। तो पहले तो हम चालू करेंगे बकेट के साथ। अभी मेरे पास जो बकेट है वो ये बकेट है ना, इसमें 2 पार्ट्स है। आप यहाँ पे रिजेस देख सकते हो। तो बेसिकली ये रिजेस हेल्प करते हैं ब्रश क्लीन करने को, और ऊपर से ये बकेट के जो आपको यहाँ पे ऊपर के साइड पे होल दिख रहे हो, तो वो होल्स भी हेल्प करेंगे आपको ब्रशेस उनमें लगाने को, जिस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया है लगाते हुए। ये बकेट मुझे बहुत पसंद है। अभी 2 पानी के लिए पार्ट्स क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए आप अपने ड्राइंग के आखिरी स्टेज पर हो और आपको कोई लाइट कलर अप्लाई करना हो, जैसे कि हो जाए लाइट येलो हो या फिर वाइट हो, तो आपका जो पानी होगा उसके वजह से लाइट येलो या फिर वाइट खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको नया पानी चाहिए। जो दूसरा पोर्शन है पानी का, वो आपको क्लीन रखना है, जिससे जब भी आपको वो ज़रूरत पड़े तो आप वो क्लीन पानी यूज़ कर पाओ। अगर आपके पास ये बकेट नहीं है तो आप 2 बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बकेट में 2 तरह के ब्रशेस
लगाए, एक फ्लैट और एक राउंड। तो जब भी हमारे ब्रशेस लाइक ऐसे ओपन नहीं रहते या फिर हम निकाल के नहीं रखते ना, तभी हम बहुत आलस करते हैं कि जाने दो, अभी क्यों मैं फ्लैट ब्रश निकालूं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपके सामने है तो आप वो जल्दी से यूज़ भी कर पाएंगे। साथ ही साथ सिर्फ फ्लैट और राउंड ब्रश नहीं रखने, उनके अलग अलग साइज़ भी रखने। जैसे कि मैंने थिन थिक सारे रखे हैं। जो बकेट है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग होल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रशेस रख सकते हो। अभी ये जो मेरा पैलेट है, ये मेरा सबसे फेवरेट पैलेट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो किस तरह से हिंजेस है और 2 भाग है। तो उन 2 भाग में मैं 2 तरह के कलर स्कीम्स कर सकती हूँ। अभी कलर्स देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 बकेट में कलर रखे हैं, एक कूल टोन है और एक वार्म टोन है। तो अलग अलग कंटेनर ले जाती थी, एक कूल के लिए, एक वार्म के लिए, और उन सबके कैप्स में इस तरह से कुछ ओपन करके रखती थी ताकि मैं आलस ना करूँ कोई भी कलर यूज़ करने को। अभी ये चीज़ आपको पोस्टर कलर को भी अप्लाई होती है। पोस्टर कलर के आप तीसरा कंटेनर भी बना सकते हो। सो डार्क कलर रख सकते हो, जैसे कि ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, ब्लैक, ग्रे, इस तरह से। अभी जब हम वाटर कलर यूज़ करते हैं ना, तभी आखिर के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बहुत सारे पहले वीडियोस में बताया कि पोस्टर कलर्स टचअप के लिए लगता है। तो पहला तो है लाइट येलो, जो लेमन येलो हो सकता है, फिर स्काई ब्लू, फ्लैश टिंट, लाइट ग्रीन जो एकदम ब्राइट ग्रीन रहता है ज़रा, और फिर स्पेशल पिंक रहता है, वाइट रहता है। ये सारे जो कलर्स है वो स्पेशल शेड्स है जो आपको कैरी करने हैं टचअप के लिए। तो अगर आपका ये जो 2 सेक्शंस वाला पैलेट है वो ख़त्म हो जाए यूज़ करके, मतलब उसमें स्पेस ना बचे, तो आप एक एक्स्ट्रा पैलेट अपने सेफ्टी के लिए कैरी कर सकते हो कि जल्दी से शेड बनाना हो, उस एक्स्ट्रा पैलेट में यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैलेट नहीं है तो आप कोई प्लेट भी लेके जा सकते हो। इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ आप शार्पनर और पेन और पेंसिल भी अपने साथ रख सकते हो। उसके साथ ही आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कैरी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला टेक्सचरिंग के लिए यूज़ हो सकता है, या जैसे कि टूथपिक हो, फिर ईयरबड हो जाए, फिर आइसक्रीम स्टिक हो जाए, टूथब्रश हो जाए, कैलीग्राफी के निब्स है। तो ऐसे छोटे छोटे मटेरियल्स है जो आप कैरी कर सकते हो एक्स्ट्रा। और फिर आता है हमारा लास्ट क्लॉथ। अभी ये क्लॉथ भी है ना जो है वो आपको क्लीन ही लेके जाना है। अगर आप गंदा क्लॉथ लेके जाओगे तो ब्रश उस पर घिसने से वो साफ़ नहीं और गंदा ही होने वाला है। तो क्लॉथ भी आपको साफ़ लेके जाना है। इवन पैलेट और जो बाउल है वो भी साफ़ लेके जाना है। तो मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अभी मैं बताऊंगी इन चीज़ों को रखा कैसे जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से दिखाया था, बाउल जो है वो आपके सबसे लास्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाउल पेपर के ऊपर है जिससे पानी की छींटें आपके पेपर पर गिरे, या फिर जो कलर्स है पैलेट है वो आपके पेपर के ऊपर है जिससे कलर की छींटें आपके पेपर पर गिरे, क्योंकि आपको पेपर भी क्लीन रखना है, उसके भी मार्क्स रहते हैं। तो उस तरह से आपको सोच समझ कर दूर रखना है। तो वैसे ही कैप्स जो आप निकाल के रखोगे सारे बॉटल्स के या फिर सारे ट्यूब्स के, वो भी आपको ज़रा दूर रखने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कोई पीछे आगे से धक्का मारे और सारे कैप्स आपके पेपर पर आके गिर जाए और रोल होके नीचे गिरे। मेरे ख्याल से अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अब कुछ फाइनल लेवल में इन्हें कुछ दिखा दो, तुमने इंटरमीडिएट के अलावा और थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्या किया था, स्पेशली 2D डिजाइन के बारे में थोड़ा सा अवेयर करते हैं इनको। क्या लगता है तुमको? चलेगा सर। 2D डिज़ाइन ये सब्जेक्ट होता है, वो हमें जेजे के सीईटी के लिए करना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट में कुछ हम इस तरह से प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये मेरी प्रैक्टिसेस है जो मैंने की थी उस टाइम पे। तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये कुछ स्नेक एंड लैडर की प्रैक्टिस है। इवन ये कुछ पतंग से रिलेटेड प्रैक्टिस है। अभी ये 2D डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है, हायर लेवल है, डिज़ाइन का ही एक बड़ा भाई जैसा सब्जेक्ट है। तो उसमें भी डिज़ाइन के रूल्स और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही अप्लाई होती है, बट इसमें और कुछ अलग चीज़ें रहती है, वो भी हमें समझनी पड़ती है। जैसे कि ये मैंने किया है, उसी तरह से ये कुछ मैंने डिज़ाइन की है। अभी इसमें भी मेरी बहुत सारी गलतियाँ हुई है, बट मैंने उनसे भी सीखने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने टेक्सचर्स वगैरह ऐड किए हैं। अभी ये डिज़ाइन्स थोड़े ग्राफ़िक भी होते हैं, हमेशा लाइक डेकोरेटिव नहीं रहते। उनमें मैन मेड एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे ग्रेड एग्ज़ाम में सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं, वैसे नहीं होता।
और अगर आप इस डिज़ाइन को और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसका एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो ज़रूर। तो इस तरह से मेरी भी ये सारी डिज़ाइन्स हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये मेरी और एक डिज़ाइन है जो मैंने की थी उसी दौरान। कि आपको अभी डेकोरेटिव डिज़ाइन और ग्राफ़िक डिज़ाइन और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में एक्चुअली डिज़ाइन कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको समझ गया होगा। तो ओके, मुझे लगता है जो सारी चीज़ें ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दी है। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और आई होप आपको ए ग्रेड ही मिले एग्ज़ाम में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और जो भी मैंने टिप्स आपको आज शेयर किए वो पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको इस तरह के वैल्यूएबल इन्फो मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस सब्जेक्ट के बारे में तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हो। हाँ, तो मुझे लगता है अभी वीडियो तो एंड हुआ है। क्या बोलते हो सर, हुआ है क्या अपना वीडियो एंड?